Hello students, very good afternoon to all of you. Am I audible properly? Yes students, am I audible properly? Okay, thank you beta. Thank you. I'm just waiting for 2 more minutes for other students. ओके बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर से। तो सबसे पहले हम चैप्टर का सिनॉप्सिस देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं बाकी चैप्टर्स के लिए। चलिए फर्स्ट आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। Simply it involves the study of a chemical reaction and also the factors affecting it, as you know well. Now here we have to just aware about the simple terms. What is average rate of reaction or what is general rate of reaction? That both are same things. In case of average rate reaction, you have to say change in concentration upon time interval, correct? And this is always considered as the final concentration minus initial concentration upon the final time to the initial time. कितना हमने कितने टाइम्स इंटरवल लिए हुए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। यहां से हम करते हैं कंप्लीट इसको। नेक्स्ट आते हैं एवरेज के लिए। अगर सपोज आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर रिएक्टेंट के केस में हमें लिखना है, सो दैट विल शो द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स नेगेटिव साइन, and if increase in concentration of product is given, in that case rate of reaction involves positive sign, correct? सेम सीक्वेंस से, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। देखिए सपोज हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया बेटा कि A चेंजेस A प्लस B चेंजेस इनटू C प्लस D, ये है हमारे पास, ठीक है। A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B कंबाइंड हो रहा है टू गिव प्रोडक्ट सिंपली, और ये प्रोडक्ट के लिए हमने ले लिया प्रोडक्ट है, इधर हमारे पास रिएक्टेंट है। तो आर एवरेज क्या लिखते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रहेंगे, उससे हम नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। concentration of A, change in concentration of A means A final minus A initial upon time interval, and also that will be equals to this type. सिंपल, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उससे डिवाइड कर देंगे हम ओवरऑल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द टाइम इंटरवल। क्लियर? जस्ट ये डिवाइड करना है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट शोज द स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया इन केस कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो 8 आवर्स में हो रहा है, लेकिन वो 8 आवर्स में ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, जबकि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेना है। सपोज एग्जैक्टली 2 आवर्स में कितना रिएक्शन हो गया, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी जस्ट मैंने 15 मिनट्स के बाद फिर से बोला कि हाँ एक और सैंपल लेके जाओ और चेक करो कि कितना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कितना रिएक्शन बचा हुआ है। तो जो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का 5 मिनट्स का टाइम इंटरवल रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू 8 आवर्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, या 20 आवर्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, उसके कंपेरिजन में 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बीच का जो गैपिंग है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करेगा कौन? रूल सेम है, बस यहाँ पे डेल्टा साइन लिखते हैं बेटा हम
और यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म लिखते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन को आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हो, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन is also known as differential rate equation. Differential rate equation. क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? सी हियर, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को, जनरल केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करें ऑन ए ग्राफ पेपर बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो हमको पता है कि इनिशियली हमारे पास कुछ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा, मींस रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली। सो होगा क्या, जितना कंजम्पशन होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना, सेम रेशियो में। तो हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया सपोज रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये आपके पास रहेगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इधर ले लेंगे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जो आपके पास नोट्स जाएगा उसमें आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सपोज हमने ए नॉट ले लिया और टाइम ले लिया यहाँ पे टी, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, बट जीरो पे, मतलब ये एक्स एक्सिस पे अगर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे कट किया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कट नहीं करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करना है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, क्योंकि 100% कन्वर्जन किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में 100% कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली बचा ही रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। क्लियर हो गया इतना? सो ये हो गया आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। सो जब आपके पास नोट्स जाएगा तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला टर्म चेंज कर लीजिएगा जस्ट, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते इसमें, थोड़े कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? सिंपल है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कैटलिस्ट। मेजर 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? आपने अर्हेनियस इक्वेशन डेरिवेशन पार्ट तो निकाला हुआ है सिलेबस से, नो डाउट, बट टेम्परेचर इज द फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो इंक्लूडेड है। तो टेम्परेचर कैसे कोरिलेट करता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, पूरे टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। सो क्या इंडिकेट करेंगे? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और समटाइम बिकम्स ट्रिपल्ड। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है या 3 टाइम हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर रिएक्टेंट। मेनली दिस हैपेंस इन केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शंस, लिक्विड फेज में ये चेंजेस नहीं होते, ठीक है। लास्ट ग्राफ इनवर्स है क्या? यस यस, लास्ट ग्राफ वाला जो पार्ट बोला था बेटा वो चेंज कर लीजिएगा आप, जो जहां पे रिएक्टेंट लिखा था मैंने वहां पे प्रोडक्ट लिखिएगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा? हमको पता है कि डेफिनेटली अगर इनिशियल में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत फास्ट होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए आप, कि जैसे फायरवर्क्स होता है, जो क्रैकर्स आप जलाते हो घर पे, ठीक है, दिवाली के टाइम पे दिवाली मना लिया, तो जो क्रैकर्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, कंबशन जिसका हम देखते हैं, तो अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा बेटा तो डेफिनेटली ज्यादा रेडिएशन शो करेगा, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ज्यादा फ्यूम्स बाहर निकल रही हैं, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। या साउंड के टर्म में आप समझ लीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजिव एक जगह पे रहेगा तो साउंड डेफिनेटली ज्यादा क्रिएट करेगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एक्चुअली? इट इज सिंपली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर कम है तो कम होगा। ये केस अप्लाई होगा
इन गैसियस एज वेल एज इन लिक्विड फेज रिएक्शंस, दोनों कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा गैसियस फेज रिएक्शंस को, क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। तो अगर हम किसी लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब गैसियस सब्सटेंसेस रहेंगे, गैसियस रिएक्टेंट होंगे, तो उसमें केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लार्ज रहेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर लार्जर है और हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं उसको, तो होता क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर। क्लियर? अगर क्लोजर आ गए तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो गए, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, इंक्रीज। क्लियर? सो प्रेशर विल अफेक्ट्स ओनली द गैसियस फेज रिएक्शन। अगर एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन में कि कैसे अफेक्ट करता है, किस टाइप के केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, गैसियस फेज रिएक्शन है, लिक्विड फेज रिएक्शन है, सॉलिड फेज रिएक्शन है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है? सो प्रेशर इज मेनली अफेक्ट्स द गैसियस फेज रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल while liquids and solids are non compressible almost. क्लियर? नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्जर कब होगा? सपोज आपके पास एक बड़ा सा क्रिस्टल प्रेजेंट हो, तो उस बड़े क्रिस्टल का सरफेस एरिया लार्जर होगा कि उसी क्रिस्टल्स को अगर हमने फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा। क्योंकि अगर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम सपोज कंसीडर कर लें कि हमने किसी बड़े क्रिस्टलाइन को, यस आयुष, वेरी गुड आंसर, मॉलिक्यूलर लेवल पे कंसीडर कर लिया तो बहुत सारा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जबकि अगर हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो कम सरफेस एरिया में हमने उसको कलेक्ट कर दिया। ठीक है? जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझिए, आपके पास जो बुक है, ठीक है, आपके पास एक रफ शीट है। रफ शीट अगर है तो उसको फाड़ के सारे पेजेस आप इधर उधर फेंक दीजिए तो ज्यादा सरफेस एरिया है। सारे को एक साथ कलेक्ट करके एक नोटबुक बना दिया आपने, तो सरफेस एरिया डेफिनेटली कम हो गया। ठीक है? तो अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में इजीली आ जाएगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी आल्सो increases. Now the catalyst will also alters the rate of reaction with the same extent in forward direction as well as in backward direction. Clear? Yes, powdered sugar dissolves faster than cubes. Good example, but that is a physical change. But we can say as the surface area increases, the rate of dissolution increases. Very good. Compare किया, बहुत अच्छा है। कैटलिस्ट इंक्रीज करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कैटलिस्ट इंक्रीज करता है तो कैसे इंक्रीज करेगा? एनी वन ऑफ यू वांट टू से? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ? कैसे इंक्रीज कर रहा है? क्या धक्का मार के इंक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को? डिक्रीज करता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि किसी भी कैटलिस्ट को अगर हम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में ऐड करेंगे, सो कैटलिस्ट तो सिलेक्टिव नेचर के है। ठीक है? ये क्या करेंगे कि जितना एनर्जी इनिशियली रिएक्टेंट्स को चाहिए रिएक्ट करने के लिए, उससे कम एनर्जी पे ही इसको एक्टिवेट कर देंगे, एक फिक्स डायरेक्शनल मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इजिली कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है? तो कैटलिस्ट क्या करता है मेजर? डिक्रीज करता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। सो यहाँ पे एक टर्म आप ऐड कर सकते हो नोट्स में, क्या? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये कंपलसरी वर्ड होगा स्टेटमेंट में आपके, किसके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, चलिए ब्लू नहीं करते, दूसरा कोई कलर देख लेते हैं, 4 ही है इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। टर्म है आपके पास रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली द experimentally determined equation. It is the experimentally determined equation which indicates the rate of reaction in terms of effective molar concentration. Any one of you want to say what is mean by effective molar concentration? Yes students, effective molar concentration क्या है बेटा? कोई बताएगा? Any one of you? Just raise your hand. Yes students, बस हाथ ऊपर करिए और बताइए, अनम्यूट कर दूंगा मैं यहां से। Any one of you want to say? Effective molar concentration.
एक्टिव मास जितना रिएक्ट हो सकता है इक्वल और मोर एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ बोल सकते हो आप। इट इज द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब 100% तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट एक टाइम इंटरवल पे, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे जितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन या कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उसी को क्या बोलते हो आप, इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट लाइक क्वेश्चन क्या दिखाता है कि इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से कोरिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन से, एंड दैट कैन बी गिवन एज फॉर एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। अगर हमने ले लिया यहाँ पे वी हैव a mole of A plus B mole of B changes into product, then rate of reaction will be K into A power X B power Y. Why we have not written A power A into B power B? Because equilibrium is not there, and also we can't say that 100% consumption of A and B is involved during the course of reaction. Clear? कुछ इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही इन्वॉल्व हो रहा है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे। सो द इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ A power X and B power Y. तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में what is the term indicating here A power X and B power Y in the reaction, then you have to say these both terms indicates only the effective मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिखाते हैं ये, इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है, विच इज एक्चुअली चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। व्हाट इज द सिंबल के, के इज सिंपली द रेट कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा रेट कांस्टेंट है मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू सेम होगा, चेंज नहीं होगा अगर हमने कंडीशन टेम्परेचर वाली चेंज नहीं की तो। सो के को बोलते हो आप रेट कांस्टेंट, करेक्ट। एग्जाम में आता है आपके पास, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। मैक्सिमम आपको थर्ड ऑर्डर के लिए आएगा, जो सीटी में इंक्लूडेड सिलेबस है उसमें थर्ड ऑर्डर तक के लिए पूछता है। कभी कभी फ्रैक्शनल भी पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए रेट लाइक इक्वेशन गिवन होगा आपके पास, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल वाला पूछेगा तो रेट लाइक इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन ही फॉलो करने, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे 1, 2 और 3 के लिए हमने इंडिकेट किया है, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 then unit of rate constant is moles per decimeter cube per second. If order of reaction is 1 then unit of rate constant is second inverse. If order of reaction is 2 unit of rate constant is mole inverse decimeter cube per second. Order of reaction अगर 3 हो गया तो उस केस में क्या होगा बेटा, रेट का यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर या डेसीमीटर पावर 6 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इजीली, मान लो फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो आपके पास है बेटा रेट इक्वल्स टू क्या लिखे हम, ए पावर एन लिख दें हम सपोज, ठीक है। ऐसा नहीं रट्टा मारना है, समझना है बस, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। रेट का यूनिट क्या होता है आपके पास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर में इंडिकेट कर सकते हैं ना, तो इसी को हमने लिख दिया मोल पर लीटर। और यहाँ पे क्या है आपके पास के, ए पावर एन किसको इंडिकेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अगेन क्या है, मोल पर लीटर, यहाँ पे पर सेकेंड होगा क्योंकि रेट की हम बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट टाइम इंटरवल है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर, जब पावर एन कर देंगे तो इसका अपॉन कितना हो जाएगा, मोल पावर एन और लीटर पावर -n, बिकॉज -1 ऑलरेडी है पर लीटर वाले पार्ट में, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, मोल पावर n, मोल पावर 1 - n लिख सकते हो, एंड लीटर पावर, ये ऊपर जाएगा तो अभी n-1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स रह जाएगा। आपको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू है डेसीमीटर क्यूब के चेंज में, लीटर और डेसीमीटर क्यूब यही होता है ना, तो जितना लीटर का पावर होगा उसका 3 टाइम किस में हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, अंडरस्टूड।
बस यही कन्वर्जन फैक्टर है। और आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद है तो किसी भी फ्रैक्शनल का भी पूछेगा, n का वैल्यू गिवन है तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, और सॉरी, order of reaction. What is order of reaction? It is simply the summation of the exponents or algebraic sum of the exponents which is given over concentration terms in the experimentally determined rate law equation. उसी को क्या बोलते हो आप? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल सिंपल सा ले लीजिए आप, अगर आपके पास रेट ला इक्वेशन दिया है कि रेट इक्वल्स टू k इंटू ए पावर एक्स बी पावर वाई है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x प्लस वाई। बहुत बार पढ़ा है आपने। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने लिखे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है जो पूछता है एग्जाम में आपको बेसिकली। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दो हैं आपके पास सिलेबस में, तीन। ये तो सीईटी वाले बुक में दिया था, जनरली ये पूछा नहीं है कभी, बट H2O2 और N2O5 आपके टेक्स्ट बुक में है बहुत पहले से। और ये एग्जैक्टली आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसको इंडिकेट करोगे तो याद रखना पड़ेगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे आता है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। आपके पास है H2O2 चेंज हो रहा है H2 और O2 में, ये किए 2N2O5 ये चेंज हो रहा है यहाँ पे बस जो ये 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर हाफ O2 होता, इधर ये वाला नहीं भी होता, तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर होता। ठीक है, 2 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसाइड करेगा टर्म, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पे 2N2O5 दिया हुआ है बैलेंसिंग के लिए जस्ट, सो यहाँ पे भी क्या है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया? ये वाला साइक्लोप्रोपेन वाला जनरली आता नहीं एग्जाम में, सीईटी के बुक में दिया था, जस्ट लिख दिया हमने। सेकंड ऑर्डर का कभी नहीं पूछता एग्जाम में, जीरो ऑर्डर के लिए आ सकता है। जीरो ऑर्डर में क्या है? मोस्टली टेक्स प्लेस इन मेटेलिक सरफेस, जितने भी कैटलिस्ट मेटेलिक होते हैं, जैसे रिडक्शन वाले जितने भी रिएक्शंस हैं। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तब हमें पता चल जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चंस बहुत सारे लिए हमने अलग अलग टाइप के, तो उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या तरीके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम रेट कांस्टेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक अलग न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ला इक्वेशन क्या होगा, या फिर रेट ला इक्वेशन दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा निकलेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? आपके पास अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, नाइट्रिक नाइट्रोजन क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है, फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन है। ये सभी कैसे हैं? जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है बेटा? जीरो ऑर्डर वाले हैं। जैसे फॉस्फीन को हमने ले लिया यहाँ पे 4PH3 डिग्रेड कर दिया, यहाँ पे आ गया P4 प्लस कितना है 12 है, तो आ गया 6H2। ठीक है, डिग्रेडेशन कर दिया जस्ट इसका, PH3 का डिकम्पोजिशन। याद रखने का तरीका क्या है जीरो ऑर्डर को? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है और ऊपर एरो के लिखा है कोई मेटल कैटलिस्ट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया इन केस, ठीक है, या अमलगम दे दिया, जैसे NaHG लिख दिया है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, रेने निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर मेटल कैटलिस्ट लिखा हुआ है एरो के ऊपर, देन as per your syllabus in CET this will be zero order reaction। कैसा रिएक्शन होगा ये? हमेशा जीरो ऑर्डर ले लेना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये दो आपको याद रखने हैं, सेकंड ऑर्डर एग्जाम में आता नहीं है आपको। थर्ड ऑर्डर अगर पूछता भी है तो आपके पास डेटा गिवन होगा, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, या फिर कोई अदर रिएक्शंस का डेटा गिवन होगा, रेट लॉ इक्वेशन लिखा रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा रहेगा, तब आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज नहीं। मेनली आपको फोकस कहाँ पे करना है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए, बिकॉज ये दोनों आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो मेजर फोकस इन्हीं पे रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाइए, नो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी है आपके पास बुक में। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? नो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आगे आएगा बेटा, वो तो एक्सप्लेन है, दो एग्जांपल है, वही फिक्स्ड है, वही एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं ऐड की इसमें। नो ऑर्डर रिएक्शन क्या है?
जैसे H2 प्लस Br2 चेंजेस इनटू 2HBr है, तो याद ही कर लेंगे इसको, तो ज्यादा बेटर है। रेट अलाइक क्वेश्चन क्योंकि मिलेगा नहीं और डेटा गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ऑर्डर रिएक्शन। सो याद रखेंगे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या एंजाइम कैटलिस्ट, इन्वर्टेस ले लिया आपने, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या फिर माल्टेस ले लिया, ग्लूकोज में कन्वर्जन, माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्जन ले लिया, माल्टेस कैटलिस्ट। तो जहां भी एंजाइम कैटलिस्ट यूज होता है उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जहां भी आपके पास एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसका आप ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? तो याद रखेंगे मेनली इसमें क्वेश्चन केवल एंजाइम कैटलिस्ट वाले बेस्ड आते हैं कि विच द बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर द इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अगर लिखा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा ही। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो आपके दिमाग में फर्स्ट आ गया कि नहीं ये इन्वर्जन की बात किया है, तो क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एंजाइम इन्वर्टेस के प्रेजेंस में होगा, फटाक से लिख दिया नो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दिया है ऑलरेडी, तो आप देखिए कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, C12H22O11, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। अगर आप काउंट करने जाओ कार्बन और हाइड्रोजन को तो बैलेंस नहीं है ये, इसका मतलब यहाँ पे हमें प्लस H2O करना ही पड़ेगा, प्लस H2O करेंगे तब जाके वो बैलेंस होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, इन्वर्जन वर्ड लिखा है, कोई डाउट नहीं है कि इन्वर्टेस आएगा, इन्वर्टेस, लेकिन यहाँ पे जब वर्ड बोल दिया क्वेश्चन में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही फॉलो करना है। अब उस केस में इसको आप स्यूडो ऑर्डर बोलेंगे, नो ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोल सकते। अगर क्वेश्चन में इतना ही दिया है, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज नो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसा है, उस टाइम पे आप बोलेंगे कैटलिस्ट भी गिवन होगा, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस या केन शुगर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेस, बस इतना ही बोलेगा, प्रोडक्ट का नेम नहीं देगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, तो उस केस में क्या लिखेंगे आप, नो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड यूज है वहां पे क्वेश्चन में कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड आफ्टर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, तो आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा, टर्न कर सकते हैं क्वेश्चन को और आराम से आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, इसलिए बेटर है कि अच्छे से समझते रहिए बेटा कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज सिंपली द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के पहले लिखे हुए, उसी के समेशन को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर, it means it is simply the sum of the number of molecules of reactant only involved in an elementary reaction। किसी भी complex reaction के लिए molecularity different हो सकती है if it involves multiple steps, अलग अलग steps की molecularity different हो सकती है, ठीक है। जबकि एक सिंगल रिएक्शन मतलब जो सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन है जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी फिक्स्ड होती है और कभी भी मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप के लिए ही काउंट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख दिया कि अगर H2O2 हमारे पास 1 टाइम है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, लेकिन H2O2 अगर 2 टाइम दे रखा है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास तो मॉलिक्यूलरिटी उसके समेशन के बराबर हो गई। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर नाउ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ फैक्ट्स केवल याद रखने, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं सिखाना है हमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, देखिए रेट लॉ आपको पहले सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए पावर 1 या फिर ए लिखा हो,
इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन इज व्हाट, k इक्वल्स टू 2.303 बाई t log टू द बेस 10 a नॉट बाई at, या फिर इसी को हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 2.303 बाई t log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस x, वेयर x इज द कंज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेशन, कंज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है वो किसका वैल्यू है बेटा, x का। ठीक है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब a माइनस एक्स को क्या बोलोगे आप, रेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन हियर, सेकंड इनवर्स याद रखना है जस्ट। हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज t half equals to 0.693 by k, and one thing also, half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant। ये सेंटेंस लिखा होता है ऑप्शंस में और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है which of the following is correct for half life for first order reaction, तो जनरली स्टेटमेंट लिख देता है यहाँ पे। तो ये भी है एट टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, अगर हमें फाइंड आउट करना है टू डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो हमें फाइंड आउट करना है अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो ये फॉर्मूला हम जस्ट अप्लाई करेंगे वेयर a minus x1 is the unreacted concentration or rest concentration given concentration at time t1 and a minus x2 is the rest concentration at time t2। उस टाइम पे रेट कांस्टेंट अगर पूछता है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2.303 बाई t2 माइनस t1 इंटू लॉग टू द बेस 10 a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। करेक्ट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना बेटा, बता दीजिएगा अगर लगेगा कि फास्ट हो रहा है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप का डायरेक्ट वैल्यू पूछता है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन टाइम एंड लॉग a माइनस एक्स बोथ आर प्लॉटेड। क्लियर, तो स्लोप का वैल्यू क्या है, माइनस का k अपॉन 2.303, मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे बेटा, देखिए ध्यान से समझिए, हमने ग्राफ किस में प्लॉट किया, टाइम एक्स एक्सिस पे ले लिया, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लॉग a माइनस एक्स के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो स्लोप क्या मिल रहा है हमें, माइनस का k अपॉन 2.303, मतलब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें स्लोप चाहिए कि कितना स्लोप है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम निकाल सकते हैं इजिली। तो क्या रहेगा आपके पास, यहां से तो ये टेंजेंट ही ड्रॉ करते हो ना इस पे आप, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया और इससे स्लोप का वैल्यू निकाल लिया, तो माइनस का k डिक्रीजिंग में आ रहा है ना, तो लॉग वाला इक्वेशन ही a माइनस एक्स का मतलब लॉग वाला इक्वेशन है, तो आपके पास माइनस का k अपॉन 2.303 बचेगा, निगेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा है। अगर आप टाइम को प्लॉट करो अगेंस्ट लॉग a अपॉन a माइनस एक्स में, ठीक है, या लॉग a अपॉन a नॉट a t में फाइंड आउट करो, तो उस टाइम पे पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन और रेट को करो तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू के, सिंपल। ठीक है, जस्ट आपको स्लोप के वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था नहीं आपके पास, रिड्यूस्ड सिलेबस में था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस्ड सिलेबस में था, लेकिन स्लोप का वैल्यू पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, बिकॉज एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं हर बार। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है, इसके फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, रेट लॉ इक्वेशन, रेट इक्वल्स टू के ए पावर 0 लिखा, या फिर हम लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है आपके पास, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा x अपॉन t, या फिर अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t अपॉन दैट टाइम इंटरवल t, इन दोनों के रेशियो को आप रेट कांस्टेंट से निकाल लोगे। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन भी क्या होता है, a नॉट माइनस ए टी अपॉन के, हाफ लाइफ इक्वेशन आपको पता है a नॉट बाई 2k हो जाएगा, a नॉट अपॉन 2k। क्लियर, यहाँ पे भी हम स्लोप वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि स्लोप कैसा रहेगा। अगर 80 वर्सेस रेट फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है,
ये वाला अगर आप टाइम वर्सेस एटी प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दोनों में आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, एक अनअल्टर्ड रिएक्शन है, इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये लाइन स्ट्रेट क्या इंडिकेट कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम स्पीड से जा रहा है। और दूसरा यहाँ से इधर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, ऐसे कर्व मिलता था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। करेक्ट, तो ये डिफरेंस आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर हैविंग हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ बट these are forced to behave like as first order reaction और pseudo first order reaction। दो एग्जांपल हैं और यही दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपके पास एग्जाम में, दूसरा कुछ भी नहीं पूछता। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है एसिटिक एसिड और अल्कोहल में, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है सुक्रोज का, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया पीछे। और यहाँ पे लिखा रहेगा आपके पास कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही कन्वर्जन हो रहा है, दूसरा कोई कंपाउंड हम नहीं बना रहे हैं, मतलब एसिड अल्कोहल जैसा कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा है फर्दर डिग्रेडेशन के बाद। ठीक है, सो रेट इक्वल्स टू यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज इन विच one of the reactant is used in very large amount so that with respect to the another the change in concentration of that excess reactant is negligible। वाटर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में तो वन मॉलिक्यूल दिखाएंगे जस्ट कि 1 मोल है तो 1 मोल यूज किया, बट ओवरऑल प्रोसेस की अगर हम बात करें जो एक्चुअल प्रैक्टिकली अप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में एक का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो एप्रिसिएबल चेंज होगा, वाटर के क्वांटिटी में जो चेंज होगा that is negligible as compared to the amount of cane sugar which undergoes dissociation into glucose and fructose। so एक को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मेजर ओवरऑल कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि एक बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो उसमें होने वाले चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कैसे होता है, टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन है, डेरिवेशन नहीं था आपको, बट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, at two different temperatures T1 and T2, if the rate constants are K1 and K2 for the same reaction, then the log of the ratios of K2 and K1 can be related with the temperature as here log K2 by K1 equals to log K2 by K1 equals to EA upon 2.303। इक्वेशन याद रखना, इसमें जो ऑप्शन होता है बेटा वो माइनस साइन के साथ दे देगा, प्लस साइन लिख देगा, विदाउट साइन लिख देगा, कभी ये T1 माइनस T2 लिख देगा, तो याद रखना है आपको। जस्ट इनकेस नहीं आता है तो छोटा सा काम करना बस कि आप लॉग, आपके पास पता है फॉर्मूला कि K इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा, EA, ये लिखते हैं ना, K is equal to A into E to the power minus EA upon R into T, ठीक है। जस्ट 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि अगर मैं log K1 लिख देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का, इसी टर्म को लीजिए, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए आप जस्ट, ठीक है, माइनस का EA अपॉन RT1 हो जाएगा, और मैं अगर log K2 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का EA अपॉन RT2, क्योंकि ये बेस E ले रखा है हमने, ठीक है, बेस E ले रखा है, तो जब मैं बेस 10 में चेंज करूंगा इसको तो ये 2.303 इधर भी है, इधर भी बेस 10 में चेंज करूंगा तो 2.303 इधर भी है, इसको अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इंटू कर सकता हूँ 2.303, इधर भी कर सकता हूँ 2.303, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास कॉमन आ गया, K2 बाई K1 कर लेंगे तो 2.303 चला गया ऊपर, T1 बाई T2 को रिलेट कर लीजिए। अगर आपको पता है ये इक्वेशन, थोड़ी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो हार्डली 30 सेकंड्स लगेगी ये पूरे इक्वेशन को ही फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं। चलिए
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे कैटलिस्ट अफेक्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आपने जस्ट पीछे बताया। दैट्स इट फॉर द एंटायर चैप्टर, जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है। और लास्ट में हमने ले रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, उसी को पूरे सारे जितने भी फॉर्मूलेज ऊपर देखे आपने उन्हीं को समराइज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं, आपके बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया अभी। दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। रेडी रहिएगा, स्पीड बढ़ा के करना है आंसर फटाफट। ये तो हो गया, नेक्स्ट आते हैं। यस प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन, डोंट वरी, जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट टू रीसेट। yes students, now you can see the questions are, first हमने लिया है rate of chemical reaction is directly proportional to, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, फटाफट आंसर देना है आपको। यस, ए एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर। ए ऑलमोस्ट सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, 2a plus b changes into 3c for the reaction, instantaneous rate of reaction is b minus 1/2। yes yes ऑप्शन बी। बाकी स्टूडेंट्स स्पीड बढ़ाओ बेटा, एकदम फटाफट खत्म कर देंगे चैप्टर, ये ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बी मैक्सिमम लोगों के आ रहे हैं, मतलब बी करेक्ट होगा डेफिनेटली, बी बी बी। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट करो भाई, स्पीड बढ़ाओ बेटा और रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो ऐसे फिर टाइम पास हो जाएगा आपका। तो नंबर 3, फॉर द रिएक्शन 4a plus b changes into 2c plus d, which of the following statement is correct? Just see the answer. Option number D, rate of disappearance of b is 1/4 of the rate of disappearance of a। ऑप्शन डी करेक्ट है, डी डी डी, वेरी गुड। जितने लोगों का डी आंसर है सबका करेक्ट है, ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिए। नहीं बेटा सी, भाव्या सी कहां से आएगा? आप रेट लाइक क्वेश्चन लिखोगे बेटा तो देखो, कंपेयर करो रेट लाइक क्वेश्चन से, तुक्का मत मारिए, रेट लाइक क्वेश्चन लिखिए फटक से और फिर बताइए चेंजेस कहां पे आ रहे हैं। रेट लॉ इक्वेशन, अगर इसका हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा? रेट लॉ इक्वेशन लिख दो, क्या आ जाएगा? माइनस का 1/4, क्या लिखेंगे हम? डेल्टा ए लिख दो, डी ए लिख दो, कुछ भी कोई फर्क नहीं है, बाई डेल्टा टी, क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं। और यही किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा? किसमें पूछा है हमने? सबको लिख दो, माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये इक्वल टू किसके रहेगा? 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और यही इक्वल टू रहेगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा
टी, जस्ट कंपेयर कर लीजिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डी इक्वल है क्या? नहीं, ये 2C है और वो डी है, तो इक्वल कहां से होगा? दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होता तो समझ जाते। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए। रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 1.2 10⁻⁻⁵। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को करिए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 1.2। रेट कांस्टेंट दिया हुआ मतलब k का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 10⁻⁻⁵ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 2 नहीं बेटा, 2 नहीं, आप जस्ट ऐड करिए, वहां पे जस्ट ऐड करिए। प्रीवियस वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था ना आपको, ठीक वो वाला टेबल आप दिमाग में लेके आइए अपने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाते हैं? यूनिट ही बता देगा यहाँ पे, यूनिट जस्ट देख लेंगे आप, क्योंकि और कोई डेटा तो नहीं है ना, तो बस ये वैल्यू दिया है घुमाने के लिए आपको, और कुछ नहीं कि कंफ्यूज रहो फाइंड आउट करने के कौन सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। रेट क्या है आपके पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर क्या है आपके पास? मोल पावर n लीटर पावर -n हो जाएगा nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। यूनिट क्या हो गई? मोल n क्या हो गया यहाँ पे? -1 है, 1 -n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। जस्ट रख दीजिए यहाँ पे, -2 देख लीजिए कब आएगा और ये 2 कब आएगा। -2 आने के लिए n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 3। -2 के लिए n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.44 10⁻⁻3 रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 रिस्पॉन्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आ रहा है सबका। क्वेश्चन नंबर 5 ए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, मैक्सिमम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में ए आ रहा है। करेक्ट है, करेक्ट आंसर है आपका ए ही रहेगा। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2। रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है आपके पास, कितना है बेटा रेट कांस्टेंट का वैल्यू? 3 × 10⁻⁻5। ऑप्शन ए। भाव्या, यू वांट टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 रेट कांस्टेंट वाला क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए बेटा आपको। चलो देखो, अरे सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं नॉर्मली? फर्स्ट ऑर्डर में होता क्या है कि हम लिखते हैं टी हाफ लाइफ पूछा है, दिया है, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब हमें रेट कांस्टेंट पूछा है, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे रेट कांस्टेंट के लिए, तो के इक्वल टू हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है? 480 है, करेक्ट। 480 से जस्ट डिवाइड कर दो, 480 से डिवाइड कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 चेंजेस इनटू 4NO2 + O2 3 इनटू दिस है, मतलब ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, के का वैल्यू गिवन है। द रेट इज 2.4, मतलब यहाँ पे आ गया आपके पास रेट का वैल्यू। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डी रेट कांस्टेंट बोला है बेटा, 0.8 आ रहा है, 0.8 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6 का, पहले 6 का दीजिए बेटा, जो बोल रहे हैं उसको दीजिए, 7th वाला सॉल्व करके रखिए, कंटिन्यू जा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों का भी है करेक्ट आंसर है। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये, यस, क्योंकि सबके आंसर करेक्ट हैं। इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस ही नहीं होता है बेटा, जो क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, ठीक है। फॉर्मूला सेम टाइप से है कि लिख देंगे आप रेट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? के इंटू ए। अब यहाँ पे देखो सेकंड इनवर्स है, सीधा सेकंड इनवर्स है, तो इसलिए पावर कितना लिख दिया? 1 ही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, सिंपल सी बात है,
ठीक है, और वैसे भी अगर आपको याद है 2 into 5 वाला तो फर्स्ट ऑर्डर है, करेक्ट। रख दीजिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, r हो गया आपके पास 2.4 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 3 into 10⁻⁻⁵ कैंसल आउट हो गया, इधर आ गया 0.8। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 7। For a hypothetical reaction H is going to be rate constant is 0.25 second inverse. If the concentration of A is reduced to half, then the value of rate constant is कितना हो जाएगा? A 0.25 आ रहा है. How can you say 0.25 आ रहा है? सबका आंसर 7 क्वेश्चन नंबर समझा बेटा? Yes students, just reply by giving a thumb impression only. ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके ओके। चलिए 2-3 लोगों ने दिया है आंसर बराबर, बाकी काफी लोग साइलेंट हैं ये क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में आंसर आया था, मैक्सिमम लोग साइलेंट हो गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 8 का डी आ रहा है और ए भी आ रहा है, देवी का 7 का ए, ओके ओके 0.25। देखिए 7 का एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर आप किसी रेट कांस्टेंट की बात करो वो तो सेम रहेगा क्योंकि अदर कोई डेटा दिया नहीं है हमारे पास, तो रेट कांस्टेंट ही है तो डेफिनेटली उतना ही वैल्यू रह जाएगा, चेंज होगा नहीं। 8th है आपके पास, द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर हैज यूनिट। अभी पीछे हमने बताया फॉर्मूला कि मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 सेकंड इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, आज फास्ट चलेंगे। In the presence of an acid, the initial concentration of cane sugar was reduced from 0.2 to 0.1 m in 5 hours and to 0.05 m in 10 hours. The reaction must be of, कैसा होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 0 ऑर्डर हो जाएगा। यस यस 0 चलिए बाकी लोग रिस्पॉन्ड करिए बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। ऑप्शन नंबर बी, चलो बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो, काफी लोग साइलेंट मोड में चले गए ये क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 पे साइलेंट मोड चल रहा है। 0 जितने लोगों का आंसर बेटा 0 है सबका रॉन्ग है, जितने लोगों का आंसर 0 है सबका रॉन्ग है। देख लीजिए क्वेश्चन रीड करिए, जस्ट डेटा पे बाद में समझना है बेटा। मैंने आपको यही पहले बताया कि इस चैप्टर में जब आपके पास शुगर की बात हो जाएगी, केन शुगर, एस्टर हाइड्रोलिसिस की बात हो जाएगी, तो फिक्स कर लीजिए दिमाग में दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे स्यूडो वर्ड नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो डेफिनेटली दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? इसीलिए मैं बहुत बार पॉइंट आउट किया था आपको पहले भी कि आपको समझ के चलना है, जहां पे हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट आ गया, शुगर वाला पार्ट आ गया, तो वहां पे बहुत केयरफुली रीड करिए क्वेश्चन को और हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में कंसीडर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन विथ, कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप 0 इंटरसेप्ट, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव स्लोप 0 इंटरसेप्ट। दिमाग लगाइए बेटा थोड़ा सा, स्टार्टिंग में ग्राफ भी बता दिया आपको मैंने, ग्राफ बता दिया था, ग्राफ बताया है ऑलरेडी आपको। ऑप्शन बी और डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, इस बार मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बी और डी में मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। 10 का डी 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 डी, चलो चलो रिस्पॉन्ड करते रहो, चलो बी वाले समझ जाओ भाई। फॉर ए 0 ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूछा है वर्सेस टाइम, 0 ऑर्डर की बात हो रही है बेटा। यस 0 इंटरसेप्ट तो होगा नहीं, करेक्ट, 0 इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? डी नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा। मतलब कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव नॉन जीरो में दोनों हो बेटा। यस 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 डी आएगा, डी नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट।
पॉजिटिव इंटरसेप्ट। चलिए तगड़ी बहस चल रही है अभी, स्टार्ट करिए, चलते रहिए चलते रहिए। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं तो करिए। यस स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं तो बताइए। बेटा देखो, जीरो ऑर्डर की जब हम बात करेंगे, जीरो ऑर्डर क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है ये, हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं और हम किसको ले रहे हैं बेटा, कंसंट्रेशन ले रहे हैं वर्सेस टाइम है, ठीक है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या है आपके पास, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, हम कभी भी चलेंगे तो डेफिनेटली यहीं से चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप तो इसका नेगेटिव ही होगा, स्लोप कैसा होगा, माइनस के, यही ना, स्लोप तो माइनस के लेंगे। और जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास वो वाई एक्सिस पे है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। वाई एक्सिस पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इंटरसेप्ट भी होगा इसका। तो इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, ए नॉट, क्योंकि ए नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और इसी को हम इंटरसेप्ट बोल देंगे, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट है तो कैसा है इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव या निगेटिव, बस इंटरसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। वाई एक्सिस पे है, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो तो नहीं है, करेक्ट, जीरो नहीं है। तो अगर जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो और नेगेटिव वाला आंसर ही करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए आप। तो बी वालों का आई थिंक कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, क्लियर, अंडरस्टूड, कंफर्म है सबको। किसी को कुछ भी डाउट है बेटा तो जस्ट रेज योर हैंड, पूछ सकते हो आप। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। The rate constant is given by the equation k into e power minus e upon rt. Which factor should register the decrease of the reaction to proceed more rapidly? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो बेटा, देखो जब आपके सामने ब्रह्मास्त्र रखा है तो फिर छोटे छोटे हथियार से काम चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट डी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही खत्म कर देंगे। अगर इधर से उधर हम घुमा दें तो पूरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा, चाहे आप टी कम करो या मत करो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर कर दे रहे हैं, कहानी क्लियर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ई ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस करना क्या है एक्चुअली, क्या चेंज करने के लिए पूछ रहा है, रिएक्शन को पूछ रहा है कि ज्यादा फास्ट होगा ज्यादा स्लो हो जाएगा, रैपिडली चेंज होना चाहिए, ठीक है। बहुत फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन कब हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को फटाक से डिक्रीज कर दो, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, which of the following is correct, molecularity of the reaction is same as the order of reaction, आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर बी, बी और डी यहां भी आ गए, सी बहुत कंफ्यूजन है भाई इसमें, तो इसमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन आ रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर डी बी सी तीनों आ गए हमारे पास, और ऑलमोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम आंसर दे रहे हैं कि अगर मैं रेशियो देखूं तो सी वाले भी उतने ही हैं ऑलमोस्ट जितने बी और डी वाले हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, समझिए थोड़े से थ्योरी और फॉर्मूले दोनों को कोरिलेट करके चलिए, इसमें कोरिलेट करके चलिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। Which of the following is correct? Molecularity of a reaction is same as the order of reaction. कभी नहीं होगा भाई, ये तो हमेशा सेम होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, इन सम केसेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी सेम एज द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हाँ, कुछ केसेस के लिए पॉसिबिलिटी है, कुछ केसेस में पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कहां से करेक्ट होगा, केवल बी ही करेक्ट आ रहा है। मॉलिकुलरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस बात वहीं पे आ गई, नॉट ऑलवेज, मे बी सेम और डिफरेंट, क्लियर।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? जस्ट बी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं बोल सकते, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शंस भी है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखना है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी आर रिस्पेक्टिवली ए 1 and 1 हो रहा है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों पूछा है। ऑप्शन नंबर ए बी, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए ठीक है, जो समझ में आता है आंसर दीजिए, थोड़ा सोच के आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन रीड करिए केयरफुली क्या लिखा है और फिर आंसर दीजिए। pseudo order molecularity 1 b, pseudo order molecularity 1, हाइड्रोलिसिस हो रहा है सो ऑर्डर इज 1, चलो ठीक है। दूसरा टर्म बताइए। ऑप्शन ए मॉलिक्यूलरिटी 2, चलो। भाव्या ऑप्शन ए, दिमाग लगाओ बेटा अभी। क्या है आपके पास? इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। हमने ऑलरेडी आपको हिंट दिया था सबको कि इथाइल एसीटेट अगर हम लेते हैं या कोई भी एस्टर ले लेते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, चलिए देखते हैं। इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5, हम करा रहे हैं बेटा इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। क्या बन रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे लिख दिया हमने CH3 COOH प्लस C2H5OH, एज यूजुअल जो रिएक्शन होता है लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमको पता है जो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। दो ही तो रिएक्शन दिए हुए हैं आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब ऑर्डर तो ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो जहां पे सीक्वेंस देखिएगा, ऑर्डर पहले लिखा है और मॉलिक्यूलरिटी वर्ड बाद में लिखा है, मतलब ऑर्डर 1 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच गए ए और बी। लेकिन जब मॉलिक्यूलरिटी की बात आएगी तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में वो देखना पड़ेगा। कितने मॉलिक्यूल हैं रिएक्शन में? 2। तो ऑर्डर तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, इसके लिए ऑर्डर 1 लिखोगे आप, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को आप 1 नहीं लिख सकते बेटा, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होप रीजन समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। 13 हो गए। 14, विच आर द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताया था आपको मेमोरी बेस्ड है। हाउ मॉलिक्यूलरिटी इज डिटरमिन्ड, देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी की हम जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे कि H2 प्लस Cl2 है, ये चेंज हो रहा है 2HCl में, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना मॉलिक्यूल H2 है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो आपने देखा खाली H2 लिखा है तो बोला सर 1 है। क्लोरीन कितना है? आपने बोला 1 है। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर दिया, बस इतना ही है। समझ में आ गया? ऑक्स, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is a first order reaction? 2H2O2 changes into 2H2O plus O2. A first order है। Yes, very good. A is the answer. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। प्लेटिनम देख के जीरो ऑर्डर मत बोल देना, H2O2 का डिग्रेडेशन दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ सर ने तो बोला था कि हाँ प्लेटिनम, अगर मेटल कैटलिस्ट आ जाएंगे तो जीरो ऑर्डर में डाल देना, ऐसा नहीं करना है। आपको जो फिक्स्ड रिएक्शन बुक्स में दिए हुए हैं वो मेमोराइज करके रखने पड़ेंगे, 2-3 रिएक्शंस, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following represent the expression for 3/4 of concentration remaining for a first order reaction? सोच के बोलिए आंसर, अब सॉल्व करना पड़ेगा जितने क्वेश्चंस आएंगे आगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करके आंसर दीजिएगा बेटा, तुक्का नहीं मारना।
सॉल्व करके ट्राई करिए आंसर देने का। Which of the following represent the expression for 3/4 of concentration remaining for a first order? ऑप्शन बी और सी में मारामारी चल रही है। ट्राई करते रहिए, ट्राई करिए, पूछना नहीं बेटा, आंसर तो आज बताना पड़ेगा आपको। डाउट पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन ए। चलिए और कोई, बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा, थोड़ा फास्ट चलिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बार। यस, ऑप्शन नंबर ए आएगा। रीजन क्या है इसका, समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए कैसे आएगा बेटा? यस, क्या लिखते हैं हम? यस, 3/4 ए नॉट है, ए नॉट अपॉन 3/4 उल्टा कर दिया बेटा। हाँ करेक्ट, 80 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ए नॉट है। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने लॉग वाला, तो क्या हो जाएगा? ए नॉट अपॉन 80, 80 की जगह क्या रख देंगे? 3/4, तो ए नॉट कैंसिल, 4 चला गया ऊपर, 4/3 आ गया। ठीक है, जस्ट इतना ही। 16 में आ जाइए। The chemical reaction in which reactant require high amount of activation energy are generally slow reactions। बहुत ज्यादा स्लो लिख दिया रे बेटा, बहुत स्लो रिएक्शन लिख दिया, और आंसर फास्ट दिया है बट करेक्ट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत स्लो रिएक्शंस होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए फिर, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है इसमें। 17, if A is the initial concentration and K is the rate constant of zero order reaction, the time for the reaction to go to completion will be, complete हो जा रहा है रिएक्शन, मतलब अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब दिमाग लगाइए, अनरिएक्टेड क्या हो गया? 0। कहां से आ रहे हो? A/2K लेकर के बेटा, A/2K कहां से लाए? क्या बोल रहा है? T का वैल्यू 0 हो जाएगा। Just put it into integrated rate law equation, you will find the correct answer. Yes. ऑप्शन नंबर ए, K/A आ रहा है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो इंटीग्रेटेड रेट लाइक क्वेश्चन में देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लाइक क्वेश्चन क्या होता है? T इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? A नॉट माइनस AT, यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम तो बात ही नहीं किया। K क्या पूछा है? K इज द रेट कांस्टेंट, A इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिख दिया हमने A माइनस K तो है ही रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या पूछा है? AT, पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब यही कहानी ही खत्म हो गई। तो टाइम कितना लगा? A/K। टाइम कितना लगा? A/K, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए। The activation energy of reaction A changes into B is 80 किलोजूल। एक्टिवेशन एनर्जी है, एक दो क्वेश्चंस कर लेना, पूरी तरह से नेग्लेक्ट मत करना आप इसको। 80 किलोजूल। The heat of reaction is 200 किलोजूल। The activation energy for the reaction B to A will be। अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो बहुत इजीली आ जाएगा। एटीन का C 280, ग्राफ बेटा ध्यान से देखो पहले, ग्राफ क्या है? ऐसे क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, बट आप देखिए जाइए, पूरी तरह से नेग्लेक्ट मत करिएगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है यहाँ पे। यस, ऑप्शन बी आ रहा है अभी। अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट, थोड़ा फास्ट चलिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, जितने लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है वो सब करेक्ट है। जिसको नहीं समझ में आया है जस्ट रेज योर हैंड, शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, बोलिए। ओके, कौन है? देखा नहीं भाई, किसी ने अभी अपना हैंड रेज किया था, डाउट है इसमें, मतलब क्वेश्चन में। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बोला है, मतलब हमारे पास अगर ये ग्राफ है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात किया है, तो रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट में एनर्जी ऑलरेडी है, ठीक है। यहां से हम कहा जा रहे हैं, इधर से चले आ रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी x टू y, मतलब यहाँ पे हमने x ले लिया तो इधर y जा रहा है 60 किलो जूल पर मोल। मान लीजिए यहां से यहां तक कितना हमने सप्लाई कर दिया, 60 किलो जूल, ठीक है। एंड डेल्टा H इज 20, मतलब ये नीचे की तरफ आ गया, -20 जा रहा है। तो अगर हमने ले लिया माइनस का 20 किलो जूल, ठीक है, अगर हमने माइनस का 20 किलो जूल ले लिया तो फिर क्या पूछ रहा है हमसे, यही है ना, 80 किलो जूल एंड अच्छा दोनों कंबाइंड हो गया, 80 किलो जूल यहाँ पे, सॉरी 80 किलो जूल है। द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलो जूल, ये हमने ले लिया 200 किलो जूल एनर्जी। B2A, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी वापस आ जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर A to B इज 80, ले लेते हैं A to B। द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलो जूल, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो A हो गया, B हो गया, यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितना है हमारे पास, 200 किलो जूल का है, नहीं माइनस में होता। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन B to A विल बी, यहां से यहां तक हमारे पास कितना है, 80 है। एक्टिवेशन एनर्जी 80 किलो जूल, ये है हमारे पास 200। हमें क्या निकालना है कि अगर यहां से इधर की तरफ हम A की तरफ आ रहे हैं तो कितना एनर्जी होगा, जस्ट ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अगर एक साइड में हमारे पास 80 जा रहा है और 200 किलो जूल एब्जॉर्ब ही रह जा रही है उसके पास, तो आंसर में कितना आ जाएगा, माइनस का 120, और माइनस का 120 तो दिया नहीं है तो प्लस का 120 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सप्लाई करेंगे उसको एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 19 में। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड x टू y इज 60 किलो जूल, डेल्टा H -20, मतलब नीचे आ रहा है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, 19 का आंसर करिए बेटा, मैंने देखा नहीं चैट बॉक्स में अभी, 19 का आंसर करिए सब लोग। तो आंसर सी आ रहा है, 60 और 20, सी 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 सी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। The rate of the first order reaction X changes into product is 7.5 10⁻⁻⁴ moles per liter per minute. When the concentration of X is 0.5 moles per liter, the rate constant is, देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सी, 20 का सी आ रहा है, सबका आ रहा है आंसर। जस्ट रेट कांस्टेंट पूछा है, फटाक से डिवाइड ही करना है। यस, ऑप्शन नंबर सी सबका करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, करेक्ट है, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी हैं सब करेक्ट है और सबने सी आंसर दिया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 21। The first order reaction has a specific rate constant of 2 minute inverse. The half life of this reaction will be 21। आप लोग आंसर दें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जस्ट 21 का दे रहे हो, 22 का दे रहे हो, किसका 21 है तो 21 डॉट ऑप्शन नंबर सी या डी ए बी, जो भी आ रहा है आपका करेक्ट, ऐसे इंडिकेट करिए तो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत फास्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है 21 में, 21 का बी, 21 का बी। एक बार वापस कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए जस्ट बेटा, जितने भी 21 का आंसर दे रहे हैं एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपने कैलकुलेशन को, करेक्ट है तो ठीक है। यस यस, 21 का बी ही आ रहा है, हाफ लाइफ 0.5। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 2 मिनट इनवर्स। हाफ लाइफ, टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, के।
रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2, तो 0.693 डिवाइडेड बाई अगर 2 लिख देंगे तो कितना आएगा, 0.5 तो नहीं आएगा। 21 का बी, 22 का बी, 23 का ए। क्या बात है, बहुत फास्ट आंसर दिया बेटा। अच्छा दोनों थियरी है, एक थियरी है, ठीक है। 0 पॉइंट क्या देंगे 3 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये अप्रोक्सीमेट जा रहा है 7 के आसपास जा रहा है, तो 0.34 तो मैच हो रहा है ना, तो ये आंसर करेक्ट है। 21 का बी, 23 का ए पहुंच गए, क्या बात है। रेडियोएक्टिव डीके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जस्ट याद रख लीजिए। What is the half life of radioactive substance if 75% of its given amount disintegrate in 60 minutes? पूछा गया है आपसे हाफ लाइफ टाइम। चलिए 23 का आंसर बोलिए। 23 काफी लोगों के आंसर्स नहीं देखे मैंने। 23 का याद ये आपका देखा था, और बाकी लोग रिस्पॉन्ड करिए। 23 क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड वंस अगेन। 23 का ए 30 मिनट्स आ रहा है। 21 में 0.693 कहां से आया बेटा, दिया है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के होता है ना, इसलिए आ गया वहां पे 0.693 बाई के। 23 का ए 30 मिनट्स आ रहा है। 23 का ए देखते हैं। 23 का ए 30 मिनट्स आ गया। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाफ लाइफ अगर हमने सपोज 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम है मान लीजिए, तो 100 ग्राम से 50 ग्राम में जाएगा, 50 ग्राम से 25 ग्राम में जाएगा, फिर आएगा 12। तो कितने का पूछा है, 75 का पूछा है, तो 75 यहाँ से यहाँ तक बचा रहेगा। आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला है रेडियो एक्टिविटी में, एन के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम आप निकाल लेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा। 1/n को कैलकुलेट कर लीजिए जस्ट, ठीक है, तो भी आंसर आ गया आपका, ठीक है। लैम्डा, हाँ फिजिक्स वाला फॉर्मूला भी सेम ही इंडिकेशन देता है, e टू द पावर माइनस, क्या लिखते हैं फॉर्मूला बोलिए, लैम्डा टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। वेरी गुड, चलो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम, करेक्ट है। आज रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 24, when concentration of reactant in reaction A to B is increased by 8 times, the rate increased only 2 times, the order of reaction would be। चलो अभी 1 by 1 आप फाइंड आउट करिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 24 का बी आ रहा है ऑप्शन बी, वापस आंसर आया बी, यस यस। चलिए कंटिन्यू रहिए बेटा। 24, 23, कौन सा 24 आ गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सबका, ऑप्शन नंबर बी 1/3। चलो और लोग ट्राई करो, करेक्ट है। जितने लोगों का 1/3 है बेटा सबका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, थ्योरी है सिंपल। कैसे आया, कैसे आया नहीं पता चल रहा है बेटा, चलो देख लेते हैं कैसे आ रहा है आंसर, सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, when concentration of reactant in a reaction A to B is increased by 8 times, ठीक है, in 25 all are correct, क्या बात है। चलो देखते हैं अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद। when concentration of reactant in reaction A to B is increased by 8 times, हमें ऑर्डर नहीं पता है बेटा, तो हमने ले लिया कि रेट इक्वल्स टू क्या है, K into A power n जस्ट, ठीक है। तो when concentration of reactant in reaction A to B is increased by 8 times, the rate increases only 2 times। ये इनिशियल है, तो अगर हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन को 8 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो जो R है वो किस में चेंज हो रहा है, 2R में चेंज हो गया, तो ये कितना हो गया 8 पावर n और A पावर n हो गया। रेट कांस्टेंट में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, रेशियो ले लूं जस्ट,
तो ये टर्म्स कैंसल आउट हो गए हमारे पास, क्या बचा 1/2 इक्वल्स टू 1/8 पावर n। इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2 पावर 3, इंडिकेट कर सकते हैं 2 पावर 3 8 को, और यहाँ पे ले लिया हमने n, और यहाँ पे क्या ले लिया 1। तो इसके प्लेस पे क्या हो गया 1 आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो क्या लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 1/3 आ गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है ना, तो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाते हैं मैन। हाँ ये तो हो गया अभी। If the rate of reaction between A and B is given by rate equals to K, A B power n, then the reaction is, ऑल आर करेक्ट तो नहीं होगा बेटा, ऑल आर करेक्ट कहां से हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर की बात हो रही है ना, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और रेट वाला इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे, तो देन द रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर इन ए करेक्ट है, nth ऑर्डर इन बी ये भी करेक्ट है, ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + n ये भी करेक्ट है। यस यू आर करेक्ट नाउ, 25 का डी जितने लोगों का है सब करेक्ट है, सब के सब आंसर करेक्ट है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ। द रेट लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शन 2NO2Cl changes into 2NO2 plus Cl2 is rate equals to KNO2Cl, the rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस पढ़े हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप NO2Cl का डिकम्पोजिशन बता रहा है बेटा इन NO2 एंड Cl2। रेट ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेट है KNO2Cl, तो हम उस स्टेप को देखेंगे जहां पे NO2Cl का डिकम्पोजिशन हो रहा है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसके थ्रू होता है, ध्यान से समझिए पहले, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो करेक्ट आइडिया देगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो अगर इसको हम नॉर्मल एक जनरल आइडिया अगर लगाएं कि इसका कैसे वैल्यू रहेगा, तो देखिए आप कि रेट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा। रेट वाला इक्वेशन में क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछ रहा है, लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है आपके पास कि NO2Cl है, ठीक है, NO2Cl है, इसका मतलब एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें NO2Cl हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के साइड में, बाकी NO2Cl है तो Cl के साथ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका भी रोल रहेगा। और NO2Cl यहाँ भी है और 2NO2 और Cl में जा रहा है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखा रहा है। तो अगर सिंगल स्टेप होगा तो रेट डिटरमाइनिंग की तो बात ही नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीपल स्टेप्स में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इज इट करेक्ट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। वो पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा सबको, अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हो बेटा, जस्ट रेज योर हैंड। For a general chemical change 2A plus 3B changes into product, the rates with respect to A is R1 and with respect to B is R2, and rates R1 and R2 are related as। चलिए, रेट बोला है कि R1 है विथ रेस्पेक्ट टू A, B के रेस्पेक्ट में R2 है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कैसे आ रहा है बेटा, कैसे आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1/3A is equal to 1/2B, 1/3A is equal to 1/2B। चलिए गुड आंसर। ऑप्शन नंबर सी कंफ्यूजन चल रहा है अभी, ए बी सी में लड़ाई चल रही है। चलिए देखते हैं कब तक ये लड़ाई चल रही है। बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई, बस 8-10 लोग ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर में, बाकी सब साइलेंट मोड में है। 27 का ए आ रहा है, दिमाग लगाइए।
दिमाग लगाइए बेटा। 27 का ए। आप में से अगर कोई भी 2 स्टेप या 3 स्टेप मुझे लिख के भेज सकता है तो भेजिए। 2 और 3 स्टेप्स कंटिन्यूस चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वन बाई टू डी ए बाई डी टी, 1/3 dB बाई डी टी। चलिए आगे बढ़िए। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। चलिए 1/2 इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है आपका? 3R1 इक्वल्स टू 2R2। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों का है सबका करेक्ट है और ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर आए हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बेटा इसको, एक बार बस फॉर्मूले से आप अगर कोरिलेटेड तो डायरेक्ट इक्वेशन ले लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए फिर। Which one of the following is wrongly matched? Saponification of CH3COC2H5 second order reaction है, hydrolysis of this pseudo unimolecular reaction है। यूनिमोलिकुलर बोल दिया है, देखो घुमाया है क्वेश्चन को। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन ऑफ H2Br2 टू गिव HBr जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैन वी डू 1/2A इक्वल्स टू 1/3? यस यस कर सकते हैं, तो आ जाएगा आराम से। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कर रहे हो, किसको ए बी कंसीडर कर रहे हो, बिकॉज ए बी तो वहां पे दिया नहीं था। 28 का आंसर दीजिए बेटा। 28, क्वेश्चन नंबर 28। 28 का आंसर दीजिए ए। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए बेटा। 28 का ए। बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई, रिस्पॉन्ड करो जल्दी। 28 का ए। ए बढ़ते रहिए। ए, वेरी गुड मिताली, गुड आंसर, वेरी गुड। अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा सब, वेरी गुड। आरो, आरो, वेरी गुड आंसर। या द्वेष, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी आ रहा है भाई। थोड़ा और ट्राई करिए, एक बार और देखिए बेटा। और जिसका हो गया है 29, नो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना, कौन सा? डी, यस, ऑप्शन नंबर डी नो ऑर्डर रिएक्शन है, रॉन्गली मैच्ड बता रहा है आपसे। कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2 टू गिव HBr जीरो ऑर्डर नहीं है बेटा, नो ऑर्डर रिएक्शन है, बाकी सब करेक्ट है। तो जिसका आंसर डी है रॉन्गली मैच्ड है। दिमाग लगाइए बेटा, करेक्ट नहीं बोला है उसने, क्या बोला है? रॉन्गली मैच्ड होना चाहिए। आंसर केयरफुली थोड़ा पढ़िए, ठीक है। सपोनिफिकेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसने ये नहीं बोला है कि आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। सपोनिफिकेशन का मतलब एक्वस अल्कलीज के साथ रिएक्शन होगा ना बेटा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस बोला है तो स्यूडो होगा, देख लो दोनों सेम कंपाउंड का दिया हुआ है। और H2O2 का आपने जस्ट पढ़ा, तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? H2 + Br2 टू गिव HBr इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल मैंने भी दिया था आपको सामने। नेक्स्ट आ जाइए, सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा वर्ड पकड़ने की जरूरत है जस्ट यहाँ पे। Consider the chemical reaction N2 + 3H2 2NH3. The rate of this reaction can be expressed in terms of time derivative of concentration of N2 gaseous, H2 gaseous और NH3 gaseous, कुछ भी ले सकते हैं। Identify the correct relationship among the rate expressions. बहुत सिंपल है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उससे छोटा तो आंसर है इसका। 29 का A, 29 का A,
29 का 1 मिनट देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर लेके आ रहे हो। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 29 का ए, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट हैं। सीधा जितना बड़ा क्वेश्चन खाली घुमाया है और कुछ है नहीं उसमें। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन के लेंथ पे नहीं जाना है, पूछता गया है वो देखना है बस। चलिए 30 में आ जाइए। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू दिस सेकंड। रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। फटक से फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट ऑर्डर है, लॉग वाला फॉर्मूला पड़ेगी, फटक से आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन करिए बेटा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 कैलकुलेशन करिए। स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन की। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, घबराना नहीं है। कैलकुलेशन करिए, जस्ट थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। सेकंड्स है तो सेकंड्स ही रहने दीजिए, वैसे माइनस टर्म्स में ही रहने दो बेटा, टर्म्स में ही रहने दो, एक्सपोनेंट में इजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक साइड को ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। स्पीड बढ़ाओ बेटा। बी आ गया एक आंसर। प्लीज रीचेक योर कैलकुलेशन बेटा। बहुत फास्ट के चक्कर में गड़बड़ नहीं करना है, फास्ट के चक्कर में गड़बड़ नहीं। हरिप्रिया सी, सी आरव सी, ओके। चलो बाकी लोग ट्राई करते रहो। जितना फास्ट कैलकुलेशन की स्पीड होगी, अब कैलकुलेशन तो आपको बाय प्रैक्टिस की स्पीड हो सकती है। डी मतलब ऑलमोस्ट आप आंसर दे रहे हो कि डी होगा क्या। यज्ञेश वापस रीचेक करो, जस्ट कैलकुलेशन रीचेक करेंगे आप, सबको आंसर मिलेगा एकदम फटाफट, एकदम आराम से आंसर मिल जाएगा बेटा। बस स्पीड अपनी मेंटेन रखिए, लेकिन स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कैलकुलेशन रॉन्ग मत कर दीजिए। 1.844 अप्रोक्सीमेटली 2, ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। चलो कैलकुलेशन रीचेक किया बेटा, आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 का रीचेक किया, आ रहा हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 क्या आ रहा है इधर। सी, ठीक है, वेरी गुड। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में, ऑप्शन नंबर सी मिताली। मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिए हैं, ठीक है, गुड, गुड अटेम्प्ट। 31 में आ जाओ। 31 the reaction X changes into product follows first order kinetics in 40 minutes. The concentration of X changes from 0.1 to 0.025 molar. Rate of reaction when concentration of X is 0. this. सिंपल है, कंपेयर कर लीजिए। जस्ट फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, कंपेयर करिए सेकंड के साथ, फटाक से आंसर आ गया। 31 सी हरिप्रिया, 31 सी। चलो बाकी लोग रेस्पॉन्ड करो फटाफट। सी यज्ञेश सी, ओके। अदर स्टूडेंट्स ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए, थोड़ा कम ज्यादा स्पीड होती है, डोंट वरी। ऐसा नहीं सोचना कि जो फास्ट स्पीड दे दिया। 32B, 32B, 32 कहां से कर दिया रे बेटा, अच्छा नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं। 1/2A 2B है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलिए पहले 31 के बाकी लोग आंसर रिप्लाई रिस्पॉन्ड करिए बेटा। ROC 31 का सी आ रहा है। सी शांति शेखर, ओके। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा। चलिए करेक्ट है, आंसर करेक्ट है 31, मैक्सिमम आंसर आ गए अभी। 31 का आंसर करेक्ट है। 32
32 में आ जाइए। For a reaction 1/2A changes into 2B, rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the expression. सिंपल है, A और B को कोरिलेट करना है और क्या। 32 का आंसर दीजिए। 32 का B, 32 में C आ रहा है, आरो 32 का C आ रहा है, B as said earlier. ओके ठीक है, चलिए आगे। 32 थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए बेटा आप लोग, अभी थोड़ी और स्पीड बढ़ा दीजिए। 32B आ गया, वेरी गुड आंसर। 32 भी जस्ट कोरिलेट करना है, रेट लाइक इक्वेशन लिख लिया तो आंसर कहानी खत्म, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है फिर। क्वेश्चन नंबर 32 ठीक है, चलिए 33 में आ जाइए। 33 करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऑलमोस्ट सब, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही आज। The time of half-life period of a certain reaction A changes into product is 1 hour. When the initial concentration of the reactant A is 2 moles per liter, how much time does it take for its concentration to become 0.5 to this moles per liter if it is a zero order reaction? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट केस के लिए निकालना पड़ेगा T equals to A naught minus AT by K। उसके बाद T2 के लिए निकालना पड़ेगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे, फटाफट आंसर आ गया। चलिए हिंट दे दिया। 33 स्पीड बढ़ाइए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 33 स्पीड बढ़ाइए बेटा। ए आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बस अभी एक का ही आंसर आया, एक ही स्टूडेंट ने आंसर रिस्पॉन्ड किया है, अभी बाकी लोग रुके हुए हैं। ये सी सी, अच्छा 33 का सी आ रहा है, सी आ रहा है, एक का आंसर ए आया, बाकी सब सी में आ रहे हो। ए वाले कैलकुलेट करो भाई, वापस चेक करो बेटा कैलकुलेशन अपना, जिसका आंसर ए आया था कैलकुलेशन ही चेक करिए। जिसका भी ए आया है कैलकुलेशन भी चेक करिए बेटा और वापस रिस्पॉन्ड करिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। ऑप्शन नंबर सी आ रहा हूं। ओके अदर स्टूडेंट्स, यस कम ऑन, थोड़ा फास्ट हो जाओ, थोड़ा फास्ट हो जाओ बेटा। ऑप्शन नंबर सी, चलिए मैक्सिमम लोगों के आंसर, हाँ भाव्या डी, एक बार वापस रीचेक कर बेटा, सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं। 33 का आंसर वापस चेक कर बेटा, वापस चेक कर, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से भाव्या। सी आ गया, चलो वेरी गुड। डी भी कुछ लोगों ने भेजा था अभी बीच में, एक दो स्टूडेंट्स ने डी भेजा था बेटा, डी कहां से लेके आ रहे हो? ओके चलिए मैक्सिमम के आंसर आ गए, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है जितने भी लोगों ने ट्राई किया है। ऑप्शन नंबर सी मिताली, गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। कंसीडर द रिएक्शन Cl2 plus H2S changes into S plus 2H plus 2Cl minus. Rate equation for this reaction is rate equals to K Cl2 H2S है। Which of these mechanisms are correct when this rate equation? Okay, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आपको समझना है कि कौन सा करेक्ट मैकेनिज्म इंडिकेट होता है। देखो फर्स्ट तो आ जाते हैं हम Cl2 और H2S, एक्वस मीडियम में है H2S, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक्वस मीडियम में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कट हो गया आई थिंक, क्या ए ओनली, ओके चलो देखते हैं।
अगर हम इसको H2 के साथ रिएक्ट करा देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस Cl प्लस HS माइनस, स्लो है फास्ट है, ये दिया हुआ है। H2S का डिकम्पोजिशन पहले फास्ट इक्विलिब्रियम तो होता नहीं, क्योंकि H2S कैसा है बेटा, बहुत वीक है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर वाला मॉलिक्यूल है। आयनिक कैरेक्टर वाला होता तब तो फास्ट लिख देते हम। अगर आयनिक कैरेक्टर, बेटा यहाँ पे ऑप्शन देखना है, इधर है ऑप्शन, ऑप्शन इधर है, ध्यान से देखिए। और स्टेप्स दिए हुए हैं ये, कि एक रूट है हमारे पास जिसके अंदर ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, ये एक रूट है, रूट 1, ठीक है। ये वाला दूसरा रूट है जिसमें 2 स्टेप्स हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैकेनिज्म जस्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले समझिए आप मैकेनिज्म, जैसे क्योंकि और कोई डेटा तो दिया नहीं है, जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि Cl2 और H2S दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, करेक्ट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके पास कि H2S इन केस अगर डिग्रेड होता है तो क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा और HS माइनस बनाएगा। मैच हो रहा है क्या कहीं पे, यस, HS माइनस भी बन रहा है यहाँ पे और HS प्लस भी बन रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, H2S होना चाहिए था, H2S, ठीक है, ये बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप Cl2 को कंसीडर करें तो H प्लस के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, ये HCl बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। Cl माइनस मैच हो रहा है क्या, डेफिनेटली मैच हो रहा है हमारे पास, ठीक है। Cl प्लस भी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है कि Cl2 Cl माइनस और Cl प्लस में चेंज हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी बन रहा है हमारे पास। मतलब सबसे स्लो स्टेप वाला काम ये कर रहा है जिसमें Cl2 और H2S दोनों इन्वॉल्व हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किसके थ्रू शो होगा, ए के थ्रू शो होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय 35 रेट लॉ, वेरी गुड, रेट लॉ। यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट जस्ट पूछा है, क्या होगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, बेटा सोच के बोलो। यूनिट ऑफ रेट सी है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, जो उसमें गड़बड़ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इधर रेट लॉ हो गया, इधर ये हो गया 37। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स जस्ट, ऑप्शन नंबर सी सेकंड ऑर्डर, क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर, ओके, बी 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 37 बी, ठीक है। जब आपके सामने मल्टीपल क्वेश्चन हो बेटा तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए, या फिर जिसको मैंने टिक मार्क किया जस्ट वही बताइएगा, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट आपके आंसर करेक्ट है और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं सीडी में। नेक्स्ट आ जाइए, विच इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए। माइनस कहां से लेके आ रहे हो बेटा, कंफ्यूज हो गए, थर्मोडायनामिक्स मिक्स कर दिया, थर्मोडायनामिक्स मिक्स कर दिया। कौन सा, वर्कडन नहीं है ये, वर्कडन नहीं है भाई थर्मोडायनामिक्स वाला। ऑप्शन नंबर बी, क्या मजाक कर रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर बी ए माइनस एक्स अपॉन ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 1/t log a अपॉन, यस ये तो होगा नहीं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आने के चांसेस हैं क्या, देख लो फटाफट, क्रॉस वेरीफाई करो, जो उसमें आगे गड़बड़ नहीं करना है बेटा, आंसर रॉन्ग नहीं करने हैं, ठीक है। थोड़ा आराम से करिए चलेगा, आंसर रॉन्ग मत करिए। पहले स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स रहेंगे आपके पास केमिस्ट्री के, उसमें आंसर एकदम परफेक्ट लेके जाइए, सॉल्व करते हुए नहीं जाना पड़े जहां पे, वो क्वेश्चंस पहले थियरी वाले कर लीजिए, केयरफुली रीड करके, जस्ट बहुत आराम से आएगा मार्क्स। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर है, देखो माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया बेटा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस साइन तो होगा ही नहीं पहले, ठीक है, वो तो वर्क डन वाले में आता है, थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ते हो आप, तो यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं आएगा, इसलिए ये गया। यहाँ पे log टू द बेस 10 है, 2.303 गायब, तो ये टर्म ही गलत दिया है।
यहाँ पे A0/80 है लेकिन फिर से माइनस आ गया और माइनस वाले 3 है हमारे पास। अब देखेंगे हम क्या होता है, A/A-x होता है लॉग के बाद, और अगर हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 39 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माइनस के, कौन सा, बस वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया जस्ट, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 40, बी 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 बी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। 40 का बी करेक्ट है, करेक्ट है, यस करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, सबका ही आंसर करेक्ट है, किसी ने रॉन्ग नहीं दिया इसका। 41 द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एज दिस, आइडेंटिफाई 42, अच्छा 42 उसी में लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है बेटा, NO2 प्लस Cl है, Cl 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 Cl, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये फ्रेम करने में क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास एक ही हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये 42 नहीं है। ठीक है, पीडीएफ में ध्यान दीजिएगा, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसको कट कर दीजिएगा अगर प्रिंट लेते हो आप कहीं पे। तो 43 द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, आंसर दीजिए। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आगे। 44 एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2SO3, एवरेज रेट की बात किया है, देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2SO3 इज रिटन एज, 44 का आंसर, 44 का बी, एवरेज रेट की बात किया है बेटा, माइनस का O2 बाई डेल्टा टी करेक्ट है, माइनस का O2 बाई डेल्टा टी करेक्ट है, बिकॉज रिएक्टेंट है, कोई नंबर ऑफ मोल भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, which among the following reactant is an example of pseudo first order reaction, inversion of cane sugar, decomposition of H2O2, conversion of cyclopropane to propene and decomposition of N2O5, pseudo first order। ए बहुत बार आ चुका है अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, which among the following equation represents Arrhenius equation, Arrhenius equation कौन दिखाता है, 46 का आंसर दीजिए, सी 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 सी, डी कहां से लेके आ गया भाई, हाँ 46 का सी है, सी 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 करेक्ट, करेक्ट, सबके आंसर करेक्ट है। साइन गड़बड़ नहीं करना बेटा, ध्यान देना, यही तो गड़बड़ी ही तो खत्म करनी है, जोश में गड़बड़ नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 47 है इस चैप्टर का, the rate constant for a first order reaction is this, if initial concentration of reactant is this, what is the half life of reaction। 43 में सी होगा अगर नेगेटिव साइन आता, हाँ जब आता तो 47 आ जाइए, 47 लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये एकदम लास्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना है आपको। 47 का ए आ रहा है, चलो बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो, 990 सेकेंड्स ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए की ही बात हो रही है, बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई। मनस्वी ए, सोनती शेखर ए, चलिए बाकी लोग रिस्पॉन्ड करिए फास्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। यद्वेश, यज्ञेश, यज्ञेश का भी आंसर ए है, स्पीड बढ़ाइए बेटा, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, 15 से 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सब साइलेंट मोड में हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सबका, यस। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास आई थिंक अलग अलग चैप्टर्स है प्लानर में, तो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि दोनों एक ही दिन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जिससे हम बीच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कवर अप कर पाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अगर किसी को कुछ भी डाउट है बेटा ये चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। एक दिन एक्सटेंड कर लो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यज्ञेश, आज का सेकंड लिंक वैसे भी नहीं आया है। नहीं बेटा, दूसरे लेक्चर्स हैं, अभी दूसरे लेक्चर्स हैं, दूसरे का लेक्चर है, लास्ट वाला एक्सप्लेन करें। रेट कांस्टेंट दिया है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इतना है, मतलब के का वैल्यू दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिया है, हाफ लाइफ पूछा है। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं इसका पूरा कैसे आएगा। रेट कांस्टेंट है तो क्या लिखते हैं हम इसको, टी निकाल लेते हैं पहले, 2.303 अपॉन क्या लिखते हैं के का मतलब 7 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, इंटू log टू द बेस 10। इधर क्या है, इनिशियल कितना दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस 0.08 अपॉन क्या लिखते हैं 80, ये लिखते हैं ना, ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपके पास, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस, व्हाट इज द हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन और फर्स्ट ऑर्डर भी है, जरूरत नहीं है वैसे भी क्योंकि हाफ लाइफ पूछा है तो ये तो जस्ट घुमा दिया इसने। क्या है आपके पास, टी हाफ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, डायरेक्ट रखो आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻⁻⁻ का 0.693 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻⁴ रख दिया आपने, तो क्या आ जाएगा 693 -4 है तो 0 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 63 0। ये तो बस घुमाने के लिए दे दिया, इसका कोई यूज ही नहीं, अगर उसमें फंसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि दो दो अननोन टर्म तो कभी अप्लाई ही नहीं होंगे ना साथ में, ठीक है। एमएसटी सीटी वाले नोट्स आपको शेयर कर दूंगा मैं, जो भी आपका मॉक टेस्ट है, इतना 100% श्योर रही है बेटा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जो भी बोर्ड से आप पढ़ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है एमएसटी सीईटी में, जस्ट आपको स्टेट बोर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, स्टेट बोर्ड पे जितना अच्छा फोकस कर पाएंगे, जितने बेसिक्स क्लियर करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं एकदम अच्छे से करिए, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी पूरी ताकत लगाइए, अभी पीछे नहीं हटना है, अपने साइड से 100% दीजिए, रिजल्ट हमेशा आपके जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की है तो 100% रिजल्ट आना ही है आपके फेवर में ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today's session. Next time we'll discuss about other chapter as per planner. Chalo, bye.